हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के एसएसटी का बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वर्चुअल विद्या को, तो इसे सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, अंत में आप लोग को बता दूं कि इस प्रश्न में मैं जितने भी आपको एसएसटी का जो पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में, वे आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आने वाली चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पे सीबीएसई के क्लास 10 के एग्ज़ाम एज वेल एज क्लास 12 के एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछी जाती है। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बेस में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं आज हम शुरू करने वाले हैं नॉन वायलेंट लीडर्स के बारे में। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन वायलेंट लीडर्स टुडे। सो इनमें सबसे नंबर 1 आते हैं MK गांधी। हिज नेम इज़ फुल नेम इज़ महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। ओके, that means Mahatma Gandhi. Second one is Jawaharlal Nehru. Third, Sardar Vallabhbhai Patel. Fourth, Sarojini Naidu. And fifth, Abdul Ghaffar Khan. This 5 characters we are going to describe in this series. But today we are going to learn only about Mohandas Karamchand Gandhi A to Z. We will clear our concept about Mahatma Gandhi. So all of you can watch here about the Mahatma Gandhi. आप सब यहाँ पर महात्मा गांधी जी को देख सकते हैं। ये उनका वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी के बारे में चलिए जानना शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, हुज डेट ऑफ बर्थ इज 2 अक्टूबर 1869 एंड DOD इज 30 जनवरी 1948, वाज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिक्स्ट हु employed non-violent resistance to lead the successful campaign for India's independence for British rule। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने जितने नॉन वायलेंट मूवमेंट किए उतने भारत में किसी भी राजनेता या फिर विश्व में किसी भी राजनेता ने नहीं किया आज तक। और महात्मा गांधी का ये सबसे बड़ा अवदान था, उनके द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा उपलब्धि भी है। और हमारे देश में सिखाया गया उनका अहिंसा का, नॉन वायलेंस का पार्ट विश्व जगत में, पूरे संसार में फैला भी है। एंड इन रिटर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। द ऑनरिफाई महात्मा संस्कृत ग्रेट सॉल वनरेबल फर्स्ट अप्लाइड टू हिम इन 1914 इन साउथ अफ्रीका इज़ नाउ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन्होंने नॉन वायलेंट का जो ट्रिक है, जो फार्मूला है जिसके द्वारा वो करप्शन या फिर जितने भी वायलेंट वाली चीज़ें हैं उन पर जीत हासिल किए, उसको सबसे पहले 1914 में उन्होंने अफ्रीका में सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करने के बाद भारत में लौट करके भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो उनके बारे में चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए, द वर्क्स ऑफ द महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग हियर, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो इन 5 चीज़ों में सबसे पहले गांधी जी का पहला चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन इसके पहले भी मैं आप लोग को बता दूँ गांधी जी के बारे में और कुछ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है, पोरबंदर। तो गांधी जी के जन्म के 13 वर्ष के बाद ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था, कस्तूरबा नामक एक महिला से, एक लड़की से। और गांधी जी के गांधी जी के पिता का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा है। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का नाम है, तो करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उसके बाद गांधी जी बहुत ही पढ़ने में मेधावी थे, तो वे अपने पढ़ाई के बलबूते लंदन चले गए। लंदन में जाके उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई करने के बाद भारत जब लौटे थे, उस समय था 1890।
1890 के आसपास इंडिया लौटे थे। 91 में वे 1891 में साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पर गांधी जी काफ़ी साल वहाँ रहे और वहाँ पर जो काले लोगों के साथ जो अत्याचार होता था उससे उन्हें बहुत दुख हुआ और अंत में जाके उन्होंने 1906-7 से अफ्रीका में एक सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया जो वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से भी फैला। लोग उससे बहुत इम्प्रेस भी हुए और अंत में इस आंदोलन के बदौलत गांधी जी ने अफ्रीका के काले लोगों को उनको अधिकार दिलाया अफ्रीका में। इसके बाद गांधी जी वहाँ अपना आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 1914 में 15 में भारत लौटे, जनवरी 15। तो जब भारत लौटे तो गांधी जी ने डायरेक्टली भारत में कांग्रेस पार्टी के में ज्वाइन नहीं किया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया डायरेक्टली। उन्होंने सबसे पहले अपने एक आश्रम की स्थापना की साबरमती में आश्रम की स्थापना की। तो उन्हें बंगाल के लोगों का बात पता चल, बिहार के एक व्यक्ति का खत मिला जिसमें उसने बिहार के खेतिहर लोगों का जो जीवन है, किसानों का जीवन, उसके बारे में बतलाया। इसे सुन के गांधी जी बहुत ही दुखी हुए। तब सबसे पहले गांधी जी चंपारण आए, बिहार के चंपारण, और वहाँ पर दूसरी बार अपनी सत्याग्रह का सफल परीक्षण किया। वहाँ पर क्या होता था, चंपारण में जो भी किसान होते थे उनको यहाँ के जो नीले गोरे, मतलब नीला गोरा उन्हें कहा जाता था, जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे किसानों से। तो उन किसानों पर अत्याचार करते थे, नील की खेती करवाते थे और अपने मनचाहे मूल्य पर नील की खरीद करते थे, जिससे किसानों को पैसा भी नहीं मिलता था, खाने को अनाज भी नहीं होता था, उन पर बहुत अत्याचार होता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और अंत में गांधी जी को 1917 में यह सफलता भी प्राप्त हो गई। इसके बाद गांधी जी को खेड़ा में बुलाया गया। खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। खेड़ा में जो आंदोलन हुआ वो 1918 में हुआ। तो यहाँ पर भी किसानों की समस्या थी। इसके बाद इसी वर्ष में अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, फैक्ट्री में कार्य करने वाले जो मिल मजदूर, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ करते थे, उनको सैलरी भी नहीं दी जाती थी और उनके जान की भी कीमत नहीं थी। उन्हें ख़राब मशीनों के साथ कार्य करना पड़ता था, कई लोगों का तो मृत्यु भी हो जाता था फैक्ट्री में। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद में आंदोलन किया और इसमें भी उनके विजय हासिल हुई। तो इसके बाद गांधी जी का परचम पूरे भारत, पहले तो अफ्रीका में फैला ही था, अभी पूरे भारत में भी इन 3 आंदोलनों से फैल जाता है। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 1918 से 1922 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग मैसरी 1919 में हो जाता है, जिससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में शुरू कर देते हैं। तो इसमें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहली बार हिंदू मुस्लिम को उन्होंने एक किया था। मुस्लिम खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने जो भी मुस्लिम लीग के नेता हैं उनसे बातें करके उनको भी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में शामिल कर लिया। और उसके बाद उन्होंने मिल करके एक आंदोलन चलाया जिससे अंग्रेज की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इसमें उन्होंने 2 चीज़ें रखी थी, स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी मतलब देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, बायकॉट में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो ये 2 कार्य के द्वारा ही बहुत सारी सफलता गांधी जी को मिल ही चुकी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहाँ पर एक चौरा चौरी नामक स्थान है, वहाँ पर 1922 में फरवरी महीना में एक ऐसी घटना घटी जिससे गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए। गांधी जी नॉन वायलेंट के समर्थक थे, लेकिन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर जनता ने अपना नॉन वायलेंट का जो मोटो था उसको खो के वायलेंट होकर के वहाँ की जो पुलिस थाना है उसमें पुलिस को बंद करके चारों ओर घेर के उसमें आग लगा दिया। तो इस वायलेंट हुई घटना से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और वे उसी समय सिविल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्थगित कर देते हैं। अगर आपको इन सभी मूवमेंट्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्क्रिप्टिव नोट्स चेक करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक एक मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब पूरी तरीके से दिया हुआ है, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ और रिजल्ट क्या हुए, अंग्रेजों ने कैसे दबाया, गांधी जी का मूवमेंट स्टेप क्या था, A to Z डिस्क्रिप्शन आपको हमारे प्लेलिस्ट के अलग अलग इनके लिए वीडियो बना दिया गया है। आप वहाँ से भी इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप 10-12 के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाके और एक बार इसको अच्छे से सीखें। उसके बाद शुरू होता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको शुरू करते हैं गांधी जी 1930 में, जब वो 6 अप्रैल को दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंच के वहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं। तो ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्यों उन्होंने किया? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंग्रेज बहुत ही भारत में अलग अलग तरह के पॉलिसीज लेके आ रहे थे जो भारत के स्वाधीनता के खिलाफ
भारतीय लोगों को जड़ से जकड़ता ही जा रहा था। दूसरी भी साइमन कमीशन 1928 में आया। साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया तो इसके खिलाफ में लाला लाजपत राय अमृतसर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर लाठियाँ मार के उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, लाठियाँ खा के। तो इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वे बोलते हैं कि चलिए आप हम जितने भी अवैध कानून हैं जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के अगेंस्ट में तैयार किए तो उनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। और 1930 में सबसे पहले 6 अप्रैल को गांधी जी सुबह सुबह अपने हजारों अनुयायियों के साथ दांडी के समुद्र तट पर पहुंच के नमक बना करके अपने हाथों से नमक कानून तोड़ते हैं और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू करते हैं, जिससे पूरे देश में जगह जगह पर अंग्रेज़ों का हर चीज़ का बहिष्कार किया जाता है। लॉ उनका कानून का तो बहिष्कार किया जाता है, उनके कानून को तो तोड़ा जाता है, साथ ही साथ उनके वस्तुओं को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्वदेशी बाइकआउट किया जाता है। प्लस वहाँ पर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ इंडियंस छोड़ देते हैं, स्कूल कॉलेज जितने भी स्टाफ्स हैं इंडियन स्टाफ्स वो छोड़ देते हैं, ऑफिस से को ज्वाइन करना, ऑफिस जाना। बहुत सारे जो वकील हैं वो अदालत जाना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कई मायनों में सफल रहा, लेकिन अंत में 1932 में जो समय अंग्रेज़ों का वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी का समझौता हो जाता है, जिस समझौते के कारण गांधी जी को लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करने का मौका मिलता है और गांधी जी उस मीटिंग में जाते हैं और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को कई चरणों तक थोड़े थोड़े चलाते रहते हैं, लेकिन कई राजनेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके पश्चात सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी स्थगित हो जाता है। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उसके बाद शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू होता है, जिसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी के द्वारा किया गया एक अथक प्रयास के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ एक क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था 8 अगस्त को अपने भाषण में कि करो या मरो। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेज ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को पूरी तरह से उलझाया हुआ था। गांधी जी ने इस समय का लाभ उठाने को भारतीयों का आह्वान किया और क्विट इंडिया मूवमेंट किया, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और अंत में 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है, अंग्रेज के जो इंग्लैंड का संसद में यह घोषणा हो जाती है कि एक बिल पास करने का बात चलता है, जिस बिल में इंडियन इंडिपेंडेंस काउंसिल का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है और इंडिया को 2 भाग में, इंडिया पाकिस्तान नामक 2 डोमिनेंस में तोड़ दिया जाता है। और अंत में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो जाता है। लेकिन भारत में अभी भी अंग्रेज़ों का हुकूमत ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि भारत में जब तक भारत के लोग अपना संविधान नहीं बनाते तब तक भारत का जो कार्य है यहाँ अंग्रेज़ के द्वारा ही किया जाता था बहुत सारा। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंगीकृत किया और ऑब्जर्व कर लिया। तो उसके बाद 26 जो जनवरी है 1950 के बाद से इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तब से अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार भारत से ख़त्म हो जाता है, भारत एक सॉवरेनिटी कंट्री बन जाता है। गांधी जी के ये सारे तो देश की आज़ादी के लिए किया इतने सारे कार्य, लेकिन इनके बहुत सारे सामाजिक कार्य भी थे, जैसे स्त्री शिक्षा, साथ साथ उन्होंने दलितों के लिए हरिजन पत्रिका शुरू किया, उनके लिए बहुत सारे कार्य किए, पूना पैक्ट किए अम्बेडकर जी के साथ, और दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। फिर दलितों को भारतीय समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराई थी, सती प्रथा उस समय भी व्याप्त थी, उसको भी अंत कराया गांधी जी ने। बाल विवाह के प्रति उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई चीज़ों के प्रति इस महात्मा ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए इन्हें महात्मा गांधी कहा गया है। स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को 4 जुलाई 1944 में अपने ब्रह्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, वहाँ पर एक भाषण दे रहे थे अपने इंडियन नेशनल आर्मी को। उस भाषण में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता, नेशनल फादर के रूप में घोषित किया। उनको पहली बार राष्ट्रपिता हमारे देश के नेताजी ने ही कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। आप देख सकते हैं नेताजी बहुत सारे हमारे गांधी जी का बहुत सारा वर्क आप देख सकते हैं, किस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे थे और किस प्रकार से भारत के लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर मिल मजदूरों ने अहमदाबाद सत्याग्रह में इस प्रकार से उनका साथ दिया था। ऑल ऑफ यू कैन सी इन दिस ऑल इमेज। आप देख सकते हैं गांधी जी का ये इंग्लैंड का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो है, पिक्चर है। साथ ही साथ गांधी जी साबरमती आश्रम में मौजूद हैं। ये गांधी जी की पुण्यतिथि। इनकी मृत्यु एक नेशनलिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट
नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको सीने में 3 गोलियां मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई बिरला पार्क में, जो कि दिल्ली में स्थित है। इनको दफनाया गया है। आप देख सकते हैं उनकी ये स्मारक स्थल है। तो गांधी जी वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर फॉर द इंडियन फ्रीडम फाइटर क्वालिफिकेशन। एंड आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, प्रेस द बेल बटन to the getting notification regularly, and don't forget to like our video and share our video in your all study groups. Thank you for watching us.